ओके, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है प्लीज़ क्लास टाइम पे ज्वाइन करिए। ओके, तो आज हम लोग सेट ए डिस्कस करेंगे। ये दिसंबर 2020 और जून 2021 का एक साथ एग्ज़ाम हुआ था, और इसका सेट ए है, सेट बी है, दो हैं। ठीक है, तो हम लोग सेट ए डिस्कस कर लेते हैं। अब चूँकि हमारा एग्ज़ाम का डेट आ गया है तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, और जिसमें हम लोग ये जैसे कि आज डिस्कस हो जाएगा, और 50 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग 50 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, तो आप लोग मॉर्निंग में ज्वाइन करना क्लास, और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो वो लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं। एज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, तो अभी ये नहीं है कि मॉर्निंग में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे या इवनिंग में। तो अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप उसको दिन में रिकॉर्डिंग देख लेना। तो इसको हम लोग कल ख़त्म कर देंगे, और परसों से फिर दिसंबर 2022 एंड जनवरी 2022, सॉरी जून, इसको डिस्कस करेंगे। देन आपका 2023 वाला और 2024। वैसे 24 तो हम लोग डिस्कस किए हैं, क्योंकि जितने बार भी हम लोगों ने पी वाई को डिस्कस किया है यूनिट वाइज, उसमें सबसे पहले हम लोग यही क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे। तो इसको कवर कर सकते हैं या उसको छोड़ भी सकते हैं, वो आप लोग बताना। देन इसके बाद ये हमारा 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक। फिर जो टाइम बचेगा हमारे पास उसमें हम लोग यूनिट वाइज थ्योरी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट रहे हैं पहले, जो कवर नहीं हो पाया, डिस्कस नहीं कर पाया मैं क्लास में, उनको भी ले लेंगे, और बाकी जो रिवीजन होगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे टॉपिक, उनको हम लोग रिवीजन के माध्यम से कवर कर लेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? रिक्वेस्ट के साथ हो गया ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो उसमें ऑप्शन था एक। ओके, ओके। सबसे पहले आएगा आपका एंगेजमेंट। ये आपका इनिशियल स्टेज होता है सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले जो है एक रिलेशन बिल्डअप करना होता है ग्रुप मेंबर के साथ, उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप करना, रेपोर्ट बिल्डिंग करना, उनकी जो भी नीड है या जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, ये पहला इंगेजमेंट सबसे पहले आएगा। जहाँ पर ये ऑप्शन है उसको देख लीजिए, ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट आएगा आप एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है कि उनकी जो भी ग्रुप की जो नीड है, ठीक है, उसको, उनके जो इश्यूज़ हैं उसको एक्सप्लोर करना, उसको जानना, उसको समझना। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, जो भी कंसर्न है उसको डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप मेंबर के साथ मिल करके। तो ये आपका सेकंड आएगा एक्सप्लोरेशन। सो नाउ यू कैन सी ऑप्शन नंबर, यहाँ पर एक ही है जहाँ पर ए और बी साथ में है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया आपका। फर्स्ट विल बी राइट आंसर, बाकी के सही सिक्वेंस में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। G.H. Gore, which are the feature of the caste system in India in society, is characterized by segmental division of society, civil and religious abilities, hierarchy and restrictions on feeding and social intercourse, and the choice of occupation and marriage. यहाँ पर कास्ट सिस्टम, इंडिया के जो कास्ट सिस्टम है उसको लेकर के कुछ इनके फीचर दिए गए थे इनके द्वारा, G.S. गुरे के द्वारा, और इनमें से कौन कौन से फीचर हैं वो आपको बताना है। आंसर दीजिए जल्दी से। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, इज इट राइट? बिल्कुल, सोसाइटी डिवाइड है इनटू दी वेरी डिस्टिंक्ट सेगमेंट, और बोल सकते हैं कास्ट। ठीक है, हर एक कास्ट के अपने रूल्स एंड कस्टम्स हैं, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा है सिविल एंड रिलीजियस एबिलिटी। तीसरा है हिरार्की, बिल्कुल हिरार्की है। अगर आप देखेंगे तो सभी कास्ट हिरार्की बनी होती है प्रॉपर। रेस्ट्रिक्शंस होता है फूड शेयरिंग पर, जैसे कि जनरली होता क्या है कि एक कास्ट के लोग ही ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, या जो भी डिफरेंट सेरेमनीज होती हैं, गैदरिंग होती हैं, उनमें जो है इकट्ठे होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस देखा जाता है, तो ये भी करेक्ट है। चॉइसेस नहीं होती हैं ऑक्यूपेशन की, मैरिज की। ओके, चॉइसेस बिल्कुल नहीं होती हैं, जो जिस कास्ट में जिसका जन्म होता है जनरली वो उसी का फॉलो करता है, उसी प्रकार का ऑक्यूपेशन को परस्यू करता है फ्यूचर में। तो ये कास्ट सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा, एंड सेकंड वाला भी नहीं होगा। ये तो बेसिकली कनेक्टेड ही नहीं है, जो G.S. गुरे के स्पेसिफिक फीचर दिए गए हैं, तो ये तो होगा नहीं आपका। ऑप्शन नंबर पहला और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग पूछते जाना अगर डाउट रहे बीच में, मैं थोड़ा सा स्पीड कराऊंगा क्वेश्चन।
ये किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है, जिनके द्वारा बोला गया है कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्क है वो इंडिया में इवॉल्व हुआ है और जो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोल सकते हैं ट्रांसप्लांटेड है बाहर से। इंडिया की जो इथोज हैं या जो उसकी सोल एंड बॉडी है वो अपना खुद का अपनी कंट्री का है, जिसको अडॉप्ट किया गया है बाहर से, वो सही है, लेकिन दैट कैन बी ट्रेस इन आवर हिस्ट्री इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, पी.डी. कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम कॉलिंग इज a frequently observed with respect to the person with disability because of। क्या आंसर होगा? नेम कॉलिंग इज ए frequently observed, so this is because it reflect the hegemony of abled bodies over the disabled person, is an offensive, is acceptable, is an instrument of oppression। रिफ्लेक्ट द हेजमनी ऑफ एबल्ड बॉडी, इसका मतलब हुआ कि अगर हम बात करें नेम कॉलिंग की तो ये दिखाता है डोमिनेंस को या सोशल सोसाइटल नॉर्म्स जो होती हैं जो कि बनाई जाती हैं एबल्ड बॉडी, मतलब जो भी इंडिविजुअल ठीक ठाक हैं उनके द्वारा, और कहीं ना कहीं वो जो आइडिया होता है, जो वैल्यूज होती है वो इन्फ्लुएंस की जाती है डिसेबल्ड पर और उनको इन्फीरियर समझा जाता है। तो ये सही बात है कि दैट इज रिफ्लेक्ट द हेजमनी ऑफ एबल्ड बॉडी। दूसरा है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव बिल्कुल है, क्योंकि ऐसा बिहेवियर अगर हम नेम कॉलिंग करते हैं किसी तरह से एक डिसरिस्पेक्टफुल भावना से देखते हैं या ऑफेंसिव कमेंट करते हैं इंडिविजुअल्स जो कि डिसेबल्ड हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं एक उन सभी व्यक्तियों को इमोशनल हार्म पहुंचाता है और नेगेटिव इससे स्टीरियोटाइपिंग होती है जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये ऑफेंसिव भी है, एंड एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसी वाला ऑप्शन देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर है उसको हटा दीजिए। ओके, तो ऑप्शन देख करके आपको एलिमिनेट करना है। इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो कि मैंने बताया कि ऑफ कोर्स एक काइंड ऑफ टूल की तरह काम किया जाता है जो भी मार्जिनलाइज है, जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं विद डिसेबिलिटीज़। तो उससे क्या होगा? इससे कि सोशल एक्सक्लूजन बढ़ेगा, समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। तो इज द काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ये भी डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बेवरल मॉडल, फैसिलिटेटेड इंटरवेंशन, गेस्टाल्ट थेरेपी, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। इन अ सोशल केस ऑफ ग्रुप वर्क intervention strategies, social group work aid the client in learning how they present themselves from maturing through which therapy। देखो ऑप्शन नंबर 3 होगा गेस्टाल्ट थेरेपी। इससे बेसिकली जो आइडिया है गेस्टाल्ट थेरेपी का कि जो भी इंडिविजुअल जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमको ये गेस्टाल्ट थेरेपी के माध्यम से लोगों को हम बताते हैं या टीच कर सकते हैं कि कैसे जो है एक अवेयरनेस अपने बारे में आप और ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं आसपास के सराउंडिंग के बारे में, सो दैट आप सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएँ और अपनी डिफरेंट सिचुएशंस को सोसाइटी के अंदर। तो गेस्टाल्ट थेरेपी करेक्ट होगा। टीए हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, तो उसको बताऊंगा नहीं मैं। किसके द्वारा दिया गया बताइए? ट्रांजैक्शन एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 6, बोलिए ट्रांजैक्शन एनालिसिस थ्योरी किसके द्वारा दी गई? क्वेश्चन नंबर 6, सोशल एक्शन इज नॉट ओनली द मेथड ऑफ सोशल वर्क बट एन ओवरराइडिंग फिलॉसफी बिहाइंड इट। एनीवन? किसी ने आंसर नहीं दिया, किसके द्वारा दिया गया? टीए, ट्रांजैक्शन एनालिसिस थ्योरी। हम लोग कम से कम 10 बार तो डिस्कस किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर, एस देसाई, एस देसाई। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। सोशल वर्क एंड एम्पावरिंग प्रोफेशन, सोशल वर्क थ्योरी प्रैक्टिस फॉर द चेंजिंग प्रोफेशंस, फ्यूचर ऑफ सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स ऑफ सोशल वर्क। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए, आपको सही पेयर करना है। ऑप्शन नंबर डी, इसको मार्क कर लीजिए, डी विल बी राइट आंसर। अब इसको याद करने का है तो आप लोग इसको याद कर लेना, वैसे तो नोट्स में होगा ये, कंपाइलेशन में पीडीएफ में है क्या ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जो मैंने अभी फाइनल रिवीजन नोट्स आपको शेयर किए यूनिट 1 से 5 एंड 6 to 10, उनको आप डेली पढ़ते रहिए। वो सभी के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखे हैं आपने तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, अदरवाइज एटलीस्ट उनको पढ़ के जाइए जितने भी टॉपिक उसके अंदर कवर किए गए हैं फाइनल रिवीजन नोट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल एंड डिस्क्रिप्शन। आर्टिकल जो यहाँ पर दिए गए हैं के साथ प्रोविजन दिए गए हैं, कौन सा आर्टिकल किस प्रोविजन के साथ ऐड होगा। आर्टिकल 243D, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत, ए विल पेयर विद द थर्ड। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमेशा एग्ज़ाम में आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना है, भले ही आपको ये चारों आते हो ABCD, लेकिन ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस अगर पॉसिबल हो रहा है तो। बाकी का आप पेयर कर लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पीपल। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको आ रहे हों, लेकिन ये सभी क्वेश्चन, ये वाला और ये तो चलो फैक्चुअल डेटा है, मैं मार्क करता जाऊँगा जो इंपॉर्टेंट होगा। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पीपल विथ फॉर्मली असाइन रोल हु वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज कॉल्ड एज। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, फ्लैट लर्निंग, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। क्या आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल, आपका ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पीपल विच फॉर्मली असाइन रोल हु वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है जहाँ पर मिडिल मैनेजमेंट नहीं होता है, कि जो लीडरशिप है और नीचे एम्प्लॉय है डायरेक्ट, या छोटा संस्था कोई। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है जैसे कि कोई स्टार्टअप है इस टाइप के, जो रिसर्च पे भी फोकस करते हैं साथ साथ। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं लेंदी स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल ऊपर CEO है, उसके नीचे फिर है उसके मैनेजर, उसके नीचे डिप्टी मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, इस प्रकार से लंबी कतार होती है, हिरार्की होती है, वो आपका आएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु इनिशिएटेड एंड एस्टैब्लिश द प्रोग्राम ऑफ चाइल्ड लाइन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सेकंड, कब बनाया था, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन ऑर्डर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है तो उसको ऑर्डर में लगाना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आप यूनिट 5 में जाएंगे, एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है जहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करना होता है, पूरा मैंने स्टेप बाई स्टेप बताया है। सबसे पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप है
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 या 0.01 जो भी होगा। फिर टेस्टिंग क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन सा टेस्ट यूज करने वाले हैं, टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, का स्क्वायर टेस्ट है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। फिर जो है कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, टेस्ट स्टैटिक्स यूज़ करके जो टेबल होती है टी टेस्ट की, जिसकी भी आप यूज़ करने वाले हैं उसके बेसिस पे फिर फाइनल डिसीजन बनाते हैं और चेक करते हैं कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्राफ बना करके इस प्रकार से पी की वैल्यू निकालते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ABCD, सही क्रम में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसके द्वारा HRD का कंसेप्ट लाया गया इंडिया के अंदर? HRD का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जिसने कंसेप्चुलाइज किया HRD, एक काइंड ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच। किस लिए? सो दैट वी कैन इंक्रीज द स्किल डेवलपमेंट के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए इंडिविजुअल किसी भी संस्था के अंदर। तो ये आपका TB राव एंड उदय पारिक। तो ये दो आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, आंसर केवल 2-3 लोग ही दे रहे हैं, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? बरनाली, पूजा, आलिशा, संजय, यही 4 लोग आंसर दे रहे हैं। और सभी कहाँ हैं? देखो, सभी को रिस्पॉन्ड करना है ना, अगर आप लोगों को भी तो एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप लोग कुछ बोलोगे नहीं चाइल्ड लाइन 1996 तक पूजा, हाँ मैंने लिखा था। कहाँ थे? ओके, अमंग द फॉलोइंग प्रोफेशनल सोशल वर्कर एजुकेटर्स हु हैज़ नॉट बीन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन सा MP नहीं रहे, नहीं है? तो पहला ऑप्शन ये नहीं है, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, ये इन्होंने MP रहे हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ये तो अभी प्रेजेंट टाइम में भी है, आप लोगों ने कभी कभी स्पीच सुनी होगी इनकी। और प्रोफेसर KT, ये आपका, ये MP नहीं थे, ये सोशल वर्कर थे, सोशल वर्क एजुकेटर थे, तो ये MP नहीं है। और कौन से पहले रहे ये ना, तो अनुपमा हाजरा, ई वाला भी करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विच इज़ नॉट, तो पहला वाला A एंड D। ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लोकसभा की ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन ये सोशल वर्कर नहीं है, तो ये आपका और पहला वाला और D वाला, E वाला करेक्ट होगा, D। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं क्या? यार कुछ भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं एग्जाम में, वो तो रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। यहाँ पर योजना के नाम दिए हैं, मिनिस्ट्री का नाम मेंशन है, पेयर करिए। वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं वैसे, क्योंकि जनरली वैसे क्वेश्चन आता नहीं है। अब चूँकि एग्ज़ाम में तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर दीजिए।
आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय वायुश्री योजना, उस्ताद योजना, नेशनल क्रीच स्कीम, ये कुछ मिनिस्ट्री के नाम है, आपको पेयर करना है। आयुष्मान भारत योजना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये तो आप पेयर कर पाएंगे, पहला वाला करेक्ट होगा, थर्ड के साथ आसान है। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट वाला भी हो गया। अभी आपको देखना है उस्ताद राष्ट्रीय वायुश्री योजना पेयर होगा आपका फर्स्ट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद का फुल फॉर्म क्या है यानी बड़ी? राष्ट्रीय वायुश्री योजना ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, और उस्ताद मीन्स अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, ये पूरा नाम है। ओके तो जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट में पहले काम करते रहे होंगे, तो उस ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, सो दैट की जो स्किल्स है उसको अपग्रेड किया जा सके, ट्रेनिंग दिया जा सके उन सभी कम्युनिटीज़ को। दैट इज उस्ताद स्कीम। थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सर वो बाकी दो भी एक्सप्लेन कर देते। 1 सेकेंड, ठीक है। ये तो आपका पहला तो पता होगा, आयुष्मान भारत स्कीम, यस सर। ठीक है, हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करने के लिए जो भी इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शन है और जो वनरेबल फैमिली है इंडिया के अंदर, उनके लिए बनाया गया था स्कीम, 2018 में आया था। दूसरा राष्ट्रीय वायुश्री स्कीम जो मैंने बताया कि वृद्ध लोगों के लिए, इसको बोलते हैं RVY, इसको 2017 में लाया गया। तो जो भी फिजिकल एड होता है, असिस्ट प्रोवाइड करना BPL कैटेगरी, स्पेशली BPL कैटेगरी के लिए सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है। तीसरा आपका उस्ताद जो मैंने बता दिया आपको अभी, नेशनल क्रीच स्कीम के बारे में, एनीवन, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं राजीव गांधी नेशनल क्रीच स्कीम। ये बेसिकली बच्चों के लिए है, बच्चों मतलब जो महिलाएं जो कि BPL कैटेगरी में आती हैं और काम करती हैं, वर्किंग वीमन है, ठीक है। तो उसके लिए करके ये स्कीम को लाया गया था 2006 के अंदर, ठीक है। तो जिन बच्चों की उम्र मतलब 6 महीने से लेके 6 साल है, 6 ईयर तक है, ठीक है, और वो महिलाएं काम करती हैं अगर कहीं पर, तो उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर। इज इट क्लियर? बोलिए क्वेश्चन नंबर 15। सोशल लेजिस्लेशन सिंसियर एक्सेस टू फंडामेंटल राइट, हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं था लेकिन वो थोड़ा सा सोशल लेजिस्लेशन को लेकर के था। जैसे बहुत सारे एक्ट होते हैं एजुकेशन को लेकर के, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये, या बाकी बहुत सारे एक्ट हैं जो कि बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट को एक्सेस करने की, और जो भी समाज में इनक्वालिटी है सिस्टमैटिक, उसको एड्रेस करना, उसको ख़त्म करना, या वनेबल ग्रुप को एक्सेस अधिकारों को प्रोवाइड करना, उस जिसके लिए हम लोग सोशल लेजिस्लेशन लेके आते हैं। दैट इंश्योर एक्सेस टू फंडामेंटल राइट एंड पब्लिक इंटरेस्ट PIL कैंट बी फिल फॉर वायलेशन ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सेकंड वाला गलत है, ठीक है। बिल्कुल PIL को जो है फिल किया जा सकता है, बोल सकते हैं
कई प्रकार के इशू होते हैं, एनवायरनमेंट के इशू हैं उसको लेकर के, या महिलाओं के अधिकार हैं उसको लेकर के, या जो भी लेबर लॉ है उसको लेकर के, तो PIL फाइल की जा सकती है। पहला वाला, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ पीपल वेलफेयर विद इन दी ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ सोशल जस्टिस। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ सोशल जस्टिस, जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो भी आपका सोशल जस्टिस में आ जाएंगी, या वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो भी सोशल जस्टिस में आ जाएंगी, या जैसे कि रिजर्वेशन वगैरह देना या स्कॉलरशिप देना मार्जिनलाइज सेक्शन को या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, वो भी आपका सोशल जस्टिस का एक पार्ट है, ओवरऑल फ्रेमवर्क सोशल जस्टिस। ठीक है, तो आर्टिकल आपका 38 और आर्टिकल 46, ये दोनों बात करते हैं सोशल जस्टिस की। 46 के अंदर क्या है? दैट टॉक अबाउट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड सेक्शन। तो जैसे कि जो भी आपके स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं फॉर SC ST, ठीक है, या बाकी की फाइनेंशियल एड दिया जाता है, ठीक है, ये सब आपका 46 में आ जाएगा। और 38 में क्या रहता है बताइए? दैट टॉक अबाउट द वेलफेयर टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग सोशल ऑर्डर। मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, वो सभी की बात करते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। तो सेकंड वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 स्पीड में तो नहीं हो रहा है, आप लोग बता देना थोड़ा, क्योंकि अगर 1 मिनट में 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, कम से कम 1 या 2, तभी हम लोग 50 क्वेश्चन कर पाएंगे। स्पीड ठीक है? देखो, जहाँ मुझे लगेगा कि वास्तव में ज़रूरत है समझाने की, मैं समझा दूंगा डिटेल में, अदरवाइज़ तो हम लोग ये से एक्ट वगैरह है ये कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर अगेन एंड अगेन सेम चीज़। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वैसे तो ये एग्ज़ाम में पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये जो है कंसेप्ट जो है हमारा सोशोलॉजी का है, हम लोग भी पढ़ते हैं। फॉल्स कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या होता है? एक झूठी चेतना डेवलप करना, उसको बोलते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस। कि जब लोग अवेयर नहीं होते हैं, नॉन पीपल लैक ऑफ अवेयरनेस, जब डोमिनेंट क्लास के द्वारा लोगों में, जो वर्किंग क्लास है, जो गरीब हैं, पुअर हैं, उनमें एक झूठी चेतना डेवलप कर दी जाती है, कुछ वैल्यू सिस्टम डेवलप कर दिए जाते हैं, और उनको लगता है कि जो प्रेजेंट टाइम की अवस्था है वही सही है उनके लिए। ओके, उनको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं होता है। जो भी आपकी रूलिंग क्लास होगी, डोमिनेंट क्लास होगी, उनके द्वारा एक आइडियोलॉजी डेवलप की जाती है, इसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, ठीक है, तो अगर उनको पैसा कम मिलता है तो ये नहीं सोचते हैं कि शायद मतलब उनको उसको लेकर के वो कुछ मूवमेंट कर सकते हैं या स्ट्राइक कर सकते हैं। तो बजाय उनको ऐसा लगता है, उनका ये विश्वास होता है कि शायद उनके पास उनका पर्सनल फेलियर है, या बोल सकते हैं कि उनके पास स्किल्स नहीं है, या कुछ भी रीज़न फाइंड आउट कर लेते हैं अपने आप को जो है समझाने के लिए कि प्रेजेंट टाइम का जो स्टेटस है उनका, जो भी लो अर्निंग हो रहा है, उसके पीछे ऐसा कोई कारण नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन का जो कारण है वो उनको नज़र नहीं आता है उसमें। ठीक है, तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो ये चाहती है कि इस प्रकार की झूठी कॉन्शियसनेस वर्किंग क्लास के अंदर रहे, और किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करें, किसी प्रकार का सोशल चेंज के लिए मूवमेंट ना करें। उसको हम बोलते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स लैक ऑफ अवेयरनेस इन बिटवीन द वर्किंग क्लास और लेबर क्लास। क्लियर? बोलिए।
एक और टर्म होती है, ये तो फॉल्स कॉन्शियसनेस हो गया, झूठी चेतना डेवलप करना वर्किंग क्लास में। ये होता है आपका क्लास कॉन्शियसनेस। ये क्या होता है? जब आप अवेयर, जब कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और पीपल और वर्किंग क्लास जब अवेयर होते हैं अपने सोशल क्लास के बारे में, स्टेटस के बारे में, अपने इंटरेस्ट को लेकर के उनके बारे में अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। ओके, तो जब जागरूक होंगे तो अपोज करेंगे, जो डोमिनेंट क्लास है या जो रूलिंग क्लास है उसका अपोज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बोर्जुआस क्लास। ठीक है, उनको समझ में आएगा क्या क्या इनक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर या क्या क्या एक्सप्लोरेशन हो रहा है उनके अगेंस्ट में। ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं वो उसको लेकर के सोशल चेंज या मूवमेंट के माध्यम से उसको बदलाव करने की कोशिश करेंगे या कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। उसको बोलते हैं क्लास कॉन्शियसनेस। जब ग्रुप ऑफ पीपल या जो वर्किंग क्लास है वो अवेयर होती है अपने अधिकारों को लेकर के, अपने बारे में, अपनी क्लास के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दैट इज़ अ क्लास कॉन्शियसनेस। और उसका जस्ट अपोजिट होता है फॉल्स कॉन्शियसनेस, ये झूठी चेतना डेवलप करना। तो ये कार्ल मार्क्स का पहला वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। क्या आंसर होगा? चैरिटी, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, वेलफेयर। देखिए एम्पावरमेंट सबसे लास्ट में आएगा, तो जहाँ सी है उसको देख लीजिए लास्ट में। ये दो ऑप्शन है बस, और पहले आएगा चैरिटी। तो ये पहले ये कहाँ पर है देख लीजिए, तो ये सी करेक्ट भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया रेस्ट इन, क्या क्या है इसमें? पुलिस, कोर्ट एंड प्रिजन। क्या होगा? तीनों है ना। ओके, सबसे पहले पुलिस के द्वारा केस देखा जाता है, अगर कोई किसी के द्वारा क्राइम किया गया, फिर उसको लेकर के जजमेंट दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, और अगर सही है क्राइम किया गया है तो फिर वो जेल में रखा जाता है करेक्शन हाउस में। तो ये तीनों आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मैरी रिचमंड की कुछ राइटिंग्स यहाँ पर लिखी गई हैं, उनको सही क्रम में लगाना है, मतलब ईयर वाइज। फ्रेंडली विजिटिंग अमंग द पुअर, सोशल डायग्नोसिस एंड व्हाट इज सोशल केस वर्क। बी, सॉरी सही, तीनों क्रम में ABC। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से पढ़िए, आंसर दीजिए। यहाँ पर बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जो इंडिविजुअल सोशल वर्क है वो क्या है, और वही नीचे ऑप्शन दिया है, कुछ रीजन दिया है, क्या रीजन सही है कि नहीं है। जल्दी से पढ़ के आंसर दीजिए। सॉरी। तो इंडस्ट्रियल सोशल वर्क कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? जहाँ इंडस्ट्रियल सेटिंग में जो वर्किंग क्लास होती है उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके जो इश्यू होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए, उनको वेलबींग प्रमोट करने के लिए, ये हमारा इंडस्ट्रियल सोशल वर्क प्रैक्टिस किया जाता है सोशल वर्क के द्वारा। ठीक है, दूसरा लिख रहा है कि प्रोफेशनली ट्रेंड सोशल वर्कर कैन डेवलप हीजर प्रोग्राम एट प्रिवेंटिव, डेवलपमेंटल एंड क्यूरेटिव लेवल। तीनों लेवल पर प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो ये ठीक बात है, कर सकते हैं क्या, लेकिन ये दोनों सही है क्या? रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है इसको, बताइए। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंपल प्रोफेशनल ट्रेंड सोशल वर्कर की। तो जो ट्रेंड सोशल वर्कर होंगे वो कोई भी हो सकते हैं ना, स्कोप कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रियल सोशल वर्क, ये भी हो सकता है, रेडिकल सोशल वर्क या फेमिनिस्टिक सोशल वर्क हो सकती है, या कई प्रकार का एनवायरमेंटल सोशल वर्क करने वाले हो सकते हैं। तो ये तो बहुत ब्रॉड लिखा हुआ है, तो ये दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है वो बात कर रहा है इंडस्ट्रियल सोशल वर्क के बारे में, कि एक तरीका है जिसके माध्यम से इंडिविजुअल्स की हेल्प की जाती है, ग्रुप की, ताकि उनकी जो है कंडीशन को बेहतर किया जा सकता है। और सेकंड में बात कर रहे हैं वो लोग एक प्रोफेशनल ट्रेंड सोशल वर्कर की, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है आपस में, दोनों सही है, रीजन नहीं दिया गया वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
पब्लिकेशन सोशोलॉजी ऑफ साइंस, दास कैपिटल, ये बुक है, इनका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, पेयर करिए। अच्छा, इसमें ईयर पूछा गया है। अरे इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, अब ये आंसर बताओ कैसे। बड़ा डिफ़िकल्ट होगा इसको आंसर मार्क करना। पहले तो बुक का नाम और जो ऑथर है उसका नाम ही अपने आप में कठिन है। फिर इसके बाद ये आपका 1962, दास कैपिटल 1867, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, योगेंद्र सिंह के द्वारा किताब लिखी गई 1973 और मैकाइवर के द्वारा 1917 में। तो पेयर करिए क्या आएगा, पहले बी आएगा, तो बी यहाँ पर है, फिर सी आएगा। ऑप्शंस भी इतने क्लोज दिए हैं कि मतलब गलत कराना है ये। सी आएगा, फिर आएगा आपका ए 62, नहीं सॉरी, ये ई है, सी आएगा, सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये याद लिख लेना, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। आई थिंक उसमें कंपाइलेशन में दिया है क्या ईयर? हाँ बिल्कुल, गलती कर, ओके ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप लोग उसमें ऐड कर लेना, बुक्स एंड इसका ईयर भी मेंशन कर लेना। वैसे ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, हम लोग कई बार डिस्कस किए, जल्दी से आंसर दीजिए। हु इज़ द फादर ऑफ प्रोविजन, फटाफट बताइए। जॉन अगस्टस। सो बेसिकली प्रोविजन इज द अल्टरनेटिव ऑफ जेल, कि किसी को जेल में रखने के बजाय अगर किसी ने छोटा मोटा क्राइम किया है, पिटी क्राइम किया है, माइनर ऑफेंस किया है, तो उसको कम्युनिटी के अंदर रह सकता है विद अ प्रॉपर सुपरविजन। एंड तो क्या आंसर हो जाएगा, देखिए पहले लिखा है मोर रेस्ट्रिक्शंस। देखिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होगा तो जेल में रखा जाएगा ना, फिर उसको कम्युनिटी में क्यों रखेंगे। लीस्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ इनकार्सनेशन, मतलब जेल में रखने की बजाय उसको सोसाइटी में रखा जाता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस भी होता है। अ सेंटेंस दैट इज सर्व इन द कम्युनिटी अंडर सुपरविजन, ये भी करेक्ट है, तो बी और सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कंटेंट एनालिसिस ए मेथड ऑफ रिसर्च का पार्ट है, इंपॉर्टेंट भी है ये, आपका पीएचडी आपका इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। व्हाट इज कंटेंट एनालिसिस? बेसिकली जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं किसी फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो या ऑडियो हो, कुछ भी हो सकता है, उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं और उससे हम कुछ कोड्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस। ठीक है, आप जो भी स्टडी करेंगे तो वहाँ से आप मल्टीपल इंडिकेटर पे आप जो स्टडी करेंगे, जो डाटा कलेक्ट करेंगे, उसमें मल्टी टाइप्स के आपके कोड जनरेट हो सकते हैं, उसमें थीम्स डेवलप हो सकती हैं, सब थीम्स डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, और डाटा एनालिसिस आएगा पहला वाला करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, entire gamut of preventive, therapeutic and rehabilitation service to control deviance in general and crime in particular in society is termed as सोशल डिफेंस, सोशल पॉलिसी, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर। सोशल डिफेंस का मतलब क्या है कि जहाँ पर हमारा फोकस ये नहीं होता है कि जो भी डिफ़ॉल्टर है या जो भी पर्सन है उसको पनिश करना, बजाय उसको सोसाइटी से प्रोटेक्ट करना, मतलब सोसाइटी को उससे प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, रेमेडियल या जो भी एजुकेशनल मेजर होते हैं उसके माध्यम से, दैट इज सोशल डिफेंस। पहला लिखा है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है अगर डेविएंट बिहेवियर है, क्रिमिनल बिहेवियर है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं।
कैसे वो क्रिमिनल एक्टिविटी कम करे, उसको हम रोक सकते हैं। कि शिक्षा दे करके एजुकेशनल प्रोग्राम है, या कम्युनिटी आउटरीच के माध्यम से, या अर्ली इंटरवेंशन होता है उसके माध्यम से हम रोक सकते हैं। प्रिवेंटिव नेचर है। थेरेप्यूटिक का मतलब क्या होता है कि जो रूट कॉज है डेविएंट बिहेवियर का या क्रिमिनल बिहेवियर का, उसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे काउंसलिंग वगैरह देना, थेरेपी प्रोवाइड करना, या बाकी मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन के माध्यम। और रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, रिहेबिलिटेट करना, रीइंटीग्रेट करना ऑफ एनी इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे व्यक्तियों को अगर रोज़गार मिल जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये सब के माध्यम से शायद हो सकता है वो क्रिमिनल एक्टिविटी करना छोड़ दे। तो ये तरीके होते हैं कुछ। पहला वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, टू फिलोसफिकल कंसेप्ट दैट अंडरपाइन ऑलमोस्ट ऑल द सोशल वर्क एथिक्स। डियोंटोलॉजी, टेलियोलॉजी, प्रिंसिपलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंशलिज्म, क्या करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। पहला लिखा है डियोंटोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है। ये बेसिकली थ्योरी है, सभी एथिकल थ्योरी है। ये भी आपका है। इसका फोकस होता है ड्यूटीज़ पर, रूल्स पर, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें डियोंटोलॉजी का, तो जो कोर आइडियाज़ क्या है कि हमको जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो सही होना चाहिए, डू राइट थिंग। ठीक है, बिकॉज ये हमारी जिम्मेदारी एज ए सोशल वर्कर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप सही तरीके से जो भी आपकी ड्यूटी है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसको सही तरीके से करें, डू द राइट थिंग। इट्स अवर मोरल ड्यूटी। ठीक है, जैसे एज ए सोशल वर्कर आपका काम होता है कि क्लाइंट को रिस्पेक्ट करना, उसके अधिकारों को, या जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको आप रिजर्व करते रखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है, डू द राइट थिंग एज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी। इसको बोलते हैं डियोंटोलॉजी। दूसरा है आपका टेलियोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, इसका फोकस होता है आउटकम पर, कि आउटकम सही होना चाहिए। दैट मीन्स जो एंड है, एंड जस्टिफाई द मीन्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है, जिसके माध्यम से उन्होंने फोकस किया है कि हम जो गरीब लोग हैं उनको घर प्रोवाइड करेंगे, हाउसिंग फैसिलिटी देंगे, लेकिन उनको जो है उस वहाँ से हटाना है। ठीक है, और दूसरी जगह वहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटी दी जाएगी। तो लोग अगर इस जगह से हटेंगे या जाएंगे तो बड़ा डिफ़िकल्टी होगी, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब लोग टेम्परेरी रिलोकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चूँकि जो तरीका है, जो एक्शन से, वो शायद नेगेटिव हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन जो एंड होगा वो सही है। एंड जस्टिफाई द मीन्स, मतलब अगर उनको घर मिल जाएंगे, उनको व्यवस्था मिल जाएगी रहने की, तो एक अच्छा होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। ठीक है, कंडीशन बेहतर हो जाएंगी। तो जो एंड है वो तो अच्छा है, लेकिन वो जो एक्शन लिया जा रहा है वो शायद हो सकता है थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी समय के लिए, वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए। इसको बोलते हैं टेलियोलॉजी। मीन्स कि जो आपका आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा, दैट शुड बी जस्टिफाइड। भले ही आपके एक्शन कुछ भी हो सकते हैं, एक्शन दैट कैन बी अ राइट और रॉन्ग, बट एंड शुड बी राइट। इज इट क्लियर? बोलिए। यस सर। तो दोनों क्लियर है। तीसरा यहाँ लिखा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पहला वाला है डियोंटोलॉजी, वो हमारा क्या हो गया, ड्यूटी बेस्ड है, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। और जो टीनोलॉजी है वो हमारा है आउटकम बेस्ड एथिक्स। ठीक है, प्रिंसिपलिज्म तो अप्रोच है आपकी, वो दोनों में यूज होगी। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, और ये ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि ये वैसी का ऑलरेडी पार्ट है। ये आपका टेलियोलॉजी का ही सबसेट है कि फोकस हमारा कॉन्सिक्वेंसेस पे होता है, ना कि एक्शन पर, कि हमारा आउटकम सही होना चाहिए। तो इसी का पार्ट हो गया, ये वो भी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
इज इट क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 27. NFSA 2013 has included setting up the effective governance redressal mechanism for the strengthening the क्या ऑप्शन पीपल सिस्टम ऑफ नेटवर्क, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एजेंसी, टोटल पब्लिक प्राइवेट सिस्टम. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मार्क कर लीजिएगा. ये बेसिकली आपका फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम कि जो सब्सिडाइज फूड दिया जाता है ना, जो बीपीएल कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं उनको, जैसे कि राइस है या वीट है या शुगर है, केरोसिन है, ये सभी आपका टीपीडीएस में आता है. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ मेरिट ऑफ मीन डेविएशन? पहले लिख रहा है कि मीन डेविएशन इज लेस अफेक्टेड बाय द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम आइटम देन द स्टैंडर्ड डेविएशन. इज इट राइट रॉन्ग? कोई भी डेटा सेट अगर आपके पास होता है, जैसे मान लीजिए 4 वैल्यू है, कुछ भी है, ठीक है, तो आप उसका मीन निकालते हैं, फिर उसका आप डेविएशन निकाल रहे होते हैं. डेविएशन कहाँ से निकालते हैं? मीन वैल्यू से, जो मीन आएगा आपका उससे, ठीक है. फिर आपका मीन डेविएशन निकालते हैं, मतलब सबका सम. जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है, तो वैल्यू हमेशा एस डी की बड़ी होती है. तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि मीन डेविएशन इज लेस अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम दैन द स्टैंडर्ड डेविएशन. इज इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि एस डी की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, इसलिए एस डी ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू द एक्सट्रीम वैल्यू व्हेन वी कंपेयर विद द एम डी, जो मीन डेविएशन होगा. ठीक है, अगर एम डी बढ़ेगा भी, अगर वैल्यू हम बढ़ाएंगे भी तो बहुत कम बढ़ेगा, मॉडरेट ग्रोथ होगी, लेकिन एस डी की ज़्यादा ग्रोथ होगी क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा आपका स्क्वायर निकालते हैं, फिर आपका उसका रूट निकाल रहे होते हैं, तो वैल्यू बड़ी हो जाती है उसकी. अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला होगा तो पता होगा आपको. वेरिएंस निकालते हैं ना, फिर एस डी निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू बड़ी होती है हमेशा. पहला वाला सही लिखा है. दूसरा लिखा है मीन डेविएशन इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉर द फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. इज इट राइट? बताइए. देखिए, मीन डेविएशन बहुत सारी जगह यूज होता है. जनरली हम एस डी यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं या किसी प्रकार से स्टैटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं. लेकिन जो छोटी मोटी स्टडी है, जो सिंपल स्टडी है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी है, वहाँ पर सिंपल मीन डेविएशन का यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा. एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए या कैलकुलेशंस के लिए मीन डेविएशन कैपेबल है. ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया. दूसरा लिखा है इट इज़ रियली यूज इन सोशोलॉजिकल स्टडी. इज इट राइट? ये भी गलत है. बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. मैंने बताया है कि जब अगर हम एस डी का यूज़ कर सकते हैं, जो छोटी मोटी स्टडी है, या अगर बोल सकते हैं सिंपल स्टडी है या एक्सप्लोरेटरी नेचर स्टडी है, जहाँ पर तो हम मीन डेविएशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं सोशल के स्टडी के अंदर. नेक्स्ट लिखा है इन दिस मेथड एल्जेब्रिक साइन आर इग्नोर व्हाइल टेकिंग द डेविएशन ऑफ आइटम. इज इट राइट और रॉन्ग? बताइए, आप लोग बताइए. Right, sir. In this method, algebraic sign are ignored while taking the deviation of the item. बिल्कुल. जब हम डेविएशन निकाल रहे होते हैं, जो वैल्यू आती है उसको हम अगर एब्सोल्यूट डेविएशन निकालते हैं तो मॉड के अंदर वैल्यू होती है, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाती है. फिर हम मीन डेविएशन निकाल रहे होते हैं तो जनरली वो पॉजिटिव रहती है. तो साइन इग्नोर नहीं करते, तो आपका ये और डी करेक्ट हो जाएगा. एक मिनट. इन दिस मैथड साइन आर इग्नोर व्हाइल टेकिंग द डेविएशन ऑफ द आइटम. हाँ, इग्नोर करते हैं ना, वही मतलब वैल्यू मोड में आती है ना, मोड में लिखते हैं. जैसे मान ली 5 वैल्यू है तो मोड में करेंगे, या 2 है या -3 है तो पॉजिटिव ही रहेगी. इसलिए लिखा है कि साइन आर इग्नोर व्हाइल टेकिंग द डेविएशन ऑफ द आइटम. अच्छा, ये बताइए कि जो अलजेब्रिक सम होता है डेविएशन का,
फ्रॉम दी अर्थमेटिक मीन, वो कितना होता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 1. 1 कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हम डेटा सेट दे देते हैं, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9 है। इसकी आप यहाँ लिख लीजिए, इसका मीन निकाल लीजिए। 5 हो गया मान लीजिए। 2 - 5, 3 - 5, 5 - 5, 7 - 5, 9 - 5, कितना आएगा ये? -3 -2 0 2 3। इसकी वैल्यू कितनी, सिग्मा वैल्यू कितनी आएगी? x - x बार। ये x हो गया आपका, ये x बार हो गया, और x - x बार अगर इसको सम करोगे तो 0 आएगा ना। तो अलजेब्रिक मीन हमेशा 0 आता है, ठीक है। सर स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आता है? और अब ये 0 है तो बाकी 0 आएगा ना फिर। अगर ये सॉरी इसको वो तो आप कैलकुलेट करेंगे, ये तो आपका 0 हो गया, प्लस माइनस करेंगे, इसके आप स्क्वायर करेंगे, x - x का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आप बढ़ेगी, जो भी 9 आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी, 9 आएगी, इसको फिर सम करेंगे, ठीक है। फिर आप SD का फार्मूला लगाएंगे, तो उसमें वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी, क्योंकि x - x बार हमेशा 0 रहता है जब आप इसको इस वैल्यू को टोटल काउंट करते हैं, ठीक है। साइन की वजह से। हाँ, साइन की। ये बेसिकली क्या है, ये आपका एल्जेब्रिक सम है ऑफ डेविएंस फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। जो मीन हमने निकाला है ना, जो 5 वैल्यू मैंने दी है, उससे अगर हम काउंट करेंगे तो 0 आएगा। ये x - x बार होगा आपका। अब चूंकि एग्जाम में सॉरी उस फार्मूला होता है, उसमें इतना नहीं निकालना होता, उसमें x - x बार का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो ये जो वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव हो जाती है। जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो साइन है वो इग्नोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हम पॉजिटिव निकालते हैं, x - x बार का होल स्क्वायर करते हैं, तो जो -3 है वो 9 हो जाएगा पॉजिटिव, और जो +3 है वो भी पॉजिटिव 9 रहेगा। तो ये वैल्यू टोटल काउंट होकर के पड़ जाएगी, ठीक है। वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो मीन डेविएशन इज लेस अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम देन द स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा छोटी रहती है और SD की वैल्यू बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। इसी वजह से तो ये OD आपका करेक्ट हो जाएगा। सर क्या रिसर्च से क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस है, मतलब न्यूमेरिकल वगैरह? नहीं, वो सब नहीं आती। ये क्वेश्चन वैसे तो न्यूमेरिकल नहीं है, अगर आप समझोगे तो आंसर लगा सकते हो। न्यूमेरिकल नहीं आते एग्जाम के अंदर, वो आसान क्वेश्चन आते हैं। आप कौन से वाले बैच में हैं, क्रैश कोर्स में या फाउंडेशन में? फाउंडेशन में सर। उसमें तो मैंने पूरा डिटेल में समझाया, अगर आप उसको देख लोगे तो उसमें तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29। देखो, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग मैं बता रहा था, वो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए एक बार में, तो आप उसको एक बार देख लेना, वीडियो वगैरह जो मैंने अपलोड किए हैं थ्योरी वाले पार्ट में। और जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है अभी ना, उसी पे फोकस करना। अभी कुछ नया ज़्यादा मत पढ़ना, या पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अभी लिमिटेड टाइम है और रिवाइज पूरा करना होगा आपको। जितना आपने पढ़ा है थ्योरी और PYQ जो कुछ भी, रिवीजन करो अच्छे से। और नया टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि आप कवर कर सकते हो तो अभी फोकस करना, क्या आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, बात कर रहे हैं NFSA 2013 फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। यहाँ लिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू ऑल, तो सभी के लिए नहीं ना, जो आपका गरीब लोग उनके लिए, पुअर के लिए। फूड सिक्योरिटी किसको दी जाएगी? फूड सिक्योरिटी जो गरीब लोग हैं। तो ये ऑप्शन तो गया, तो ये वाला ऑप्शन कट गया आपका। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिजिबल हाउस होल्ड, जो भी एलिजिबल है उनके लिए, मतलब उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरा है कि राशन कार्ड जो इशू होते हैं, जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड है उनको इशू करना, और उसके अलावा फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना टू द एलिजिबल हाउस होल्ड थ्रू दी फेयर प्राइस शॉप, जो भी मिनिमम प्राइस होती है। ये जो शॉप होती हैं हर जगह, आप किसी बस्ती में जाएंगे वहाँ पर इस प्रकार की FPS शॉप्स वगैरह रहती हैं, तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या जिसको हम डीलर बोलते हैं। issuance of the license for the fair price of dealers and their monitoring. Correct answer. Next question, question number 30. नेशनल हेल्थ मिशन। देखिए आपका जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो लॉन्च किया गया था 2005 में, ठीक है,
फिर आया आपका नेशनल हेल्थ मिशन, इसको 2013 में लॉन्च किया गया। इसका मतलब है इसमें आपका NRHM और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन दोनों कनेक्टेड है, मतलब दोनों साथ में है 2013 में। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, ये जो है NHM ये दोनों है इसमें। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और जो 5 में है वो आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। अगर बात करेंगे अर्बन की, तो अर्बन मतलब इसी में आ जाएगा, वो 13 में ही। क्वेश्चन नंबर 31, अभी कौन ज्वाइन कर रहे हैं क्लास? ISO 9000 originated in? ये बेसिकली आपका क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 UK। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। पर्पजिव सैम्पलिंग इज आल्सो नॉन एज, इज इट रैंडम सैम्पलिंग और नॉन, ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? बताइए। पर्पजिव सैम्पलिंग का मतलब ही होता है कि जहाँ पर रिसर्चर रिलाई करता है अपने खुद के जो जजमेंट है उसके आधार पर वो चूज करता है सैम्पल्स को या पॉपुलेशन को। ठीक है, जो पॉपुलेशन है उससे कितने सैंपल चाहिए, कौन से चाहिए, वो अपने हिसाब से देखता है, अपना खुद का जो जजमेंट होता है उस पर रिलाई करता है। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया। और जजमेंटल हुई या सेलेक्टिव या सब्जेक्टिव, तीनों एक ही बात है, तीनों आ जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर कुछ बुक्स राइटिंग्स दी गई हैं फ्रेंच फैनन की, उसको आपको बताना है। ये आपका 1961 में लिखा, ब्लैक इन स्किन वाइट मास्क, 1952। ठीक है, ये किसका है पता नहीं। कंसर्निंग वायलेंस, क्या आंसर होगा? थर्टी थ्री का आंसर बताइए। ये तीनों, इसका ईयर तो मुझे याद नहीं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये तीनों बुक इनकी है। ठीक है, और भी बुक्स हैं, वो नोट्स में लिखी होंगी, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पर देख लेना एक बार। एक और है, डाइंग कॉलोनिज्म 1959। डाइंग कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ये तीनों बुक इनके नाम की हैं। ऑप्शन नंबर 3 मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोशल वर्क इज करंटली नॉट फंक्शनल, अभी कार्यरत नहीं है, क्रियाशील नहीं है। इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर 1970, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर, एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्कर इन इंडिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर,
ये आपका 2005 है ना? जी सर 2005 है। वही तो। एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर, इसका डेट क्या है? इसका डेट अभी 1970 है शायद। 1970। इसको अभी प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं? इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क। इसका एक्चुअली डेट मिला नहीं मुझे कहीं, आई थिंक यही है, इसी नाम से आता है बार बार, 1970। इसको बोलते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, बी और सी। उन्नीस सौ तिरसठ नहीं, 70 ही है। क्वेश्चन नंबर 35, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आता है। ये जो 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसके द्वारा दिए गए थे? कैरल बैसक के द्वारा। 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स है उसमें क्या क्या आता है? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। दूसरे में सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट। और सोशल वर्कर हमारा डील करता है सेकंड वाले से। ऑल दो सब में है, लेकिन हमारा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या मार्क करते हैं? तीसरा है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या आता है? कलेक्टिव राइट। परिवहन से रिलेटेड है। कलेक्टिव राइट बोलते हैं या सॉलिडारिटी राइट बोलते हैं, बेसिकली सभी के लिए, जहाँ पर हम बात करेंगे ओवरऑल कम्युनिटी की। ठीक है, जिससे राइट टू पीस, ओके, और बाकी के भी जितने अधिकार होंगे वो आपके इसमें आ जाएंगे। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। फोर्थ जनरेशन में क्या, वैसे 3 ही होते हैं एग्जाम इसमें, कैरल बैसक के द्वारा दिए गए हैं। फोर्थ भी अगर हम देखें तो क्या होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखना क्या आंसर होगा इसका। राइट आंसर इसका है बी। व्हाट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? एनीबडी? क्वेश्चन नंबर 36। चलिए आप लोग गूगल करके देखना क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉमन अमंग द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट? दोनों में कॉमन क्या है? देखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट हमारा एक प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस इसको बोल सकते हैं, जिसका काम होता है कि जो कम्युनिटी की ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर करना। ठीक है, वेलबींग को प्रमोट करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो जो भी इशू हैं, चाहे सामाजिक, आर्थिक या इन्वायरमेंटल इशू होंगे, कल्चरल इशू होंगे, जो कि कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं कम्युनिटी को, तो उसको हम एड्रेस करते हैं। और प्रॉपर प्लानिंग करना, ये सभी चीज़ें होती हैं हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक फॉर्मल या इनफॉर्मल ग्रुप हो सकता है लोगों का, जो कि इकट्ठा होकर के एक साथ आते हैं और जो भी उनकी नीड है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, उसको एड्रेस करते हैं। ठीक है, वो हमारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर होगा दोनों में। ठीक है, वॉलंटरी कॉपरेशन हो सकता है, सेल्फ हेल्प होगा, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। क्या आंसर होगा? सभी होंगे यार, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, समझ में आ रहा होगा। अगर हम केवल बात करेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में तो भी आपके ये चारों ऑप्शन आएंगे। देखिए, दोनों में ही डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग की जाती है, जितने में सभी मेंबर उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी की जाती है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, वॉलंटरी कोऑपरेशन भी होता है, सो दैट के पीपल जो है एक साथ मिलकर के काम करेंगे, जो भी कम्युनिटी की नीड है, कॉमन नीड्स हैं, उसको एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हु प्रोपोन्ड द एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज?
ऑप्शन नंबर हर्बर्ट स्पेंसर। तो इनके द्वारा क्या बोला गया कि जो सोसाइटी है वो इवॉल्व होती है फ्रॉम द वेरी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, NSS is not associated with the NSS. थर्टी एट का क्या होगा? नेशनल सर्विस स्कीम। नेशनल यूथ अवार्ड, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, नेशनल यूथ फेस्टिवल, रिपब्लिक डे परेड, ये तीनों आते हैं इसमें आपके एनएसएस के अंदर। ये भी आएगा, नेशनल यूथ फेस्टिवल भी होगा, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। बेसिकली एनएसएस को बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा 1969 के अंदर। ठीक है, इसका बेसिक फोकस होता है कि जो स्टूडेंट हैं बेसिकली उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करना, एक बेहतर करेक्टर बिल्डअप करना, एक बेहतर पर्सनालिटी बिल्डअप करना, कि तो जो भी समाज की कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो एक्टिविटी हैं उसमें एंगेज करना उनको। दैट इज़ कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर। ओके, तो एनएसएस है। तो नेशनल यूथ अवार्ड इसके अंदर नहीं है, बाकी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सोशल वर्क इन्वॉल्वमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन बी बोथ। देखिए, फॉर्मल इनफॉर्मल तो होगा नहीं, क्योंकि सोशल वर्कर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर दो प्रकार का हो सकता है, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे। मैक्रो लेवल का मतलब होता है जहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिसी की, पॉलिसी डेवलपमेंट या एडवोकेसी करना। ठीक है, दूसरा होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है कि जो काम करने वाले जो वर्कर है उनके साथ उनकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करना, ये जो भी वर्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको एड्रेस करना। ठीक है, तो ये आपका सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, नेम द बर्ड विच वर इनकॉर्पोरेटेड 42nd अमेंडमेंट। बताइए कब हुआ? 1976 में, जिसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम जाना जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चेंज करके क्या किया गया? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। तो ये तीन सोशल सेकुलर आपको ऐड किया गया इसके अंदर। और यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ऐड किया गया। तो यहाँ पर दिख रहा है सोशलिस्ट होगा और सेकुलर होगा, बी और ई, तीसरा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41। हाँ जी बोलिए। सर, इसमें शायद सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर तीनों ऐड किए गए थे ना? तो इसमें कितना दिख रहा है? 3 है, सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट। ये सोवरेन तो पहले था ना, इसमें सोवरेन था। ठीक है, एक मिनट को, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इतना था। ठीक है, इसको चेंज करके ये तो पहले था ही, सोशलिस्ट ऐड किया गया और सेकुलर ऐड किया गया। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो था ही उसके अंदर, तो सोशलिस्ट और सेकुलर। ओके सर। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सोवरेन पहले थे, तीनों। दो चीज़ ऐड की गई बाद में, और ये नाम चेंज किया यूनिटी ऑफ नेशन से चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। An idea about a given state of affair put forward to exact terms to provide the basis for the empirical testing, उसको बोलते हैं हम लोग
मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी फिनोमेना, किसी रिलेशन को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, मतलब उसको लेके हम एक एम्पिरिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक शुरुआत में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका वैलिडिटी करना होता है, उसको वैलिड करना होता है, तो हम इसी वजह से हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम चेक करते हैं कि वेदर दिस स्टेटमेंट जो हमने बनाया हुआ है, जो टेम्परेरी थ्योरी डेवलप की है, जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, वो सही है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, उसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। इसका मतलब क्या होता है एनीवन? ये आपका CW मिल के द्वारा दिया गया था टर्म, सोशोलॉजी टर्म है। बताइए क्या चीज़ है एनीवन? सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसके माध्यम से हम समझ पाते हैं बेसिकली आपके सराउंडिंग्स में, या बोल सकते हैं आसान भाषा में कि अगर हमको समझना है हमारा खुद का अनुभव, हमारा खुद का एक्सपीरियंस और सोसाइटल फोर्स, ब्रॉडर सोसाइटल। प्लीज़ म्यूट करिए। सर ये मैं बताऊं? हाँ, अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। सर सी राइट मिल्स ने ये सोशलॉजिकल इमेजिनेशन मतलब अपनी बुक में इसको बताया था, इस टर्म को यूज किया था। उन्होंने बोला था कि सोसाइटी में जो पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल ट्रबल को हम पब्लिक ट्रबल कैसे बना सकते हैं, इसमें ये चीज बताई थी सर। हाँ, मतलब बना सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है उसको अगर हम सोसाइटल एस्पेक्ट में देखें तो कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्शन बिठा सकते हैं। जी तो एक ऐसा पर्सपेक्टिव जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, जैसे उसकी कोई प्रॉब्लम है, जैसे बेरोजगारी है, तो उसकी अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके पीछे के कारण और भी हो सकते हैं। अगर उसको हम पब्लिक इशू को देखें, लाइक अगर हो सकता है कि इकोनॉमिक डिसरप्शन हो सोसाइटी के अंदर, या स्ट्रक्चरल इनक्वालिटी भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी के अंदर हो सकता है कि इनक्वालिटी हो, इसकी वजह से कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट ना मिल रहा हो, तो सामाजिक सोशल स्ट्रक्चरल इनक्वालिटी हो सकती है, या इकोनॉमिक डिसरप्शन हो सकता है, डाउनफॉल हो सकता है कंट्री के अंदर, इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है कम होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो जो हमारा इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसको हम किस प्रकार से क्वांटिसाइज कर सकते हैं पब्लिक इश्यूज़ में। ठीक है, सो ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव जहाँ पर वो कनेक्ट करता है इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को और बाहर की ब्रॉडर सोसाइटल फोर्सेस को आपस में, उसको बोलते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। ठीक है, आंसर इसका सेकंड वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 42। UNHCR। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजी, आपका UN का ये आपका सब्सिडरी ऑर्गन है। UNHCR इसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। क्वेश्चन नंबर 43। SDG गोल्स आपको याद करने हैं, मैंने बताया हुआ था सभी एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है। यहाँ तो मान लीजिए उन्होंने गोल 5 दिया है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोल नंबर 6, जेंडर इक्वालिटी गोल नंबर 5, क्वालिटी एजुकेशन शिक्षा गोल नंबर 4, रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये तो आपका सभी में आ जाएगा, ये अलग से नहीं है। ये किस में है एनीबॉडी? तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? 5 का, जेंडर इक्वालिटी। शायद ये 10 में होगा सर, रिड्यूस इनइक्वालिटी। 10 में पूरा क्या लिखा हुआ है? तो मैंने ये भी पढ़ा है और इंडस्ट्री करके कुछ लिखा है उसमें। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ अभी। देख लेना एक बार, मुझे पूरा तो याद नहीं है। 17 जो याद था लिख दिया।
जी सर, मुझे भी थोड़ा याद है, मैंने पढ़ा था इसको। नहीं नहीं, ठीक है। अगर वही है तभी जो है आप लोग चेक कर लेना हर एक इंडिविजुअल, कोई बात नहीं। नेटवर्क नहीं आ रहा है मेरे मोबाइल में। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 44। हाँ ठीक है, गोल नंबर 10 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिड्यूस इनक्वालिटी। ठीक है, आपका 10 है। चलिए, ग्रुप दैट कैन बी फॉर्म बाय सोशल ग्रुप वर्कर, क्लास ग्रुप, रेमेडियल ग्रुप, ग्रोथ ग्रुप, टास्क ग्रुप, कास्ट ग्रुप। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब कास्ट और क्लास ग्रुप क्यों जनरेट डेवलप करेंगे या फॉर्म करेंगे सोशल वर्कर, ये तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है। तो ई वाला जहाँ जहाँ ऑप्शन है वो ये वाला है, हटा दीजिए, ये गया ऑप्शन, ये वाला गया, ये वाला आंसर आ गया वैसे ही। रेमेडियल ग्रुप बनाया जाता है कि किसी प्रकार का बिहेवियरल चेंज करना है या ट्रीटमेंट करना है, तो ऐसे केसेस जो होते हैं वहाँ पर हमारा फोकस होता है रेमेडियल ग्रुप बनाने का। ठीक है, न्यू सिचुएशन को बिल्डअप करना या जो बिहेवियरल चेंजेस के केसेस होते हैं वो हम रेमेडियल ग्रुप में लाते हैं। ये आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। आई हैव अ ड्रीम, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस। किसके द्वारा बोला गया है ये फ्रेज, बेसिकली किसके द्वारा यूज किया गया था अपनी स्पीच में। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नेता स्पीच देता है ना, तो उनका कुछ स्पेशल कुछ स्पीच हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो ये स्पीच बहुत पॉपुलर हो गया था। ये स्पीच दिया गया था अमेरिका के अंदर, जो अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट चल रहे थे। ठीक है, ब्लैक पीपल के द्वारा, मतलब ब्लैक पीपल को उनके अधिकारों को लेकर के और जो समाज के अंदर रेसिज्म था उसको कम करना, इकोनॉमिक राइट, सिविल राइट प्रोवाइड कराना, उसको लेकर के जो स्पीच दी गई थी इनके द्वारा, उसमें इन्होंने बोला था आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का मतलब होता है उनका ये सपना था, उन्होंने सपना देखा, जिसमें उन सभी आगे फर्दर उन्होंने पूरा स्पीच दिया कि क्या क्या उन्होंने सपना देखा है कि किस प्रकार से जो रंग भेद के आधार पर या जो रेसिज्म हो रहा है या जो इकोनॉमिक राइट मिलने चाहिए, सिविल राइट मिलने चाहिए, उसको लेकर के बात की थी इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड एम एट। लोगों को इकट्ठा करना, ब्रिंगिंग चेंजेस, इंगेजिंग पीपल, ऑर्गेनाइजिंग पीपल टू लीड द चेंज, बदलाव के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज करना, इम्प्लीमेंटिंग सोशल वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट करना इनका काम नहीं होता है। ठीक है, वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है। मोबिलाइजिंग मासेस फॉर स्ट्रक्चरल चेंज, ये आपका सोशल एक्शन में आएगा। तो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है। इम्प्लीमेंटिंग सोशल वेलफेयर स्कीम एसडीए, इसका एसडब्ल्यूए का काम होता है सोशल वेलफेयर एजेंसी। ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, कोई एनजीओ भी हो सकता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन काम के लिए होता है कि कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना। तो बिफोर सोशल एक्शन, ये आपका बाउंड्री हो गया। सोशल एक्शन होने से पहले जब हम लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो काम होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का। देन आफ्टर दैट सोशल एक्शन स्टार्ट। वंस द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड, उसके बाद सोशल एक्शन स्टार्ट होता है। इतना याद कर लेना, आपको क्लियरिटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। हाँ, पर्सन हुज फैमिली, कोई व्यक्ति है उसकी फैमिली के पास अगर ये सब है जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो वो जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है क्या क्या एसेट्स उसके पास नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इकोनॉमिकली वीकर में यानी नहीं होगा। 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए या उससे ज़्यादा
रेजिडेंशियल फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन दी नोटिफाइड म्यूनसिपलिटी, मतलब जो म्यूनसिपलिटी का एरिया है जहाँ पर बाढ़ किसी बाढ़ का हिस्सा है, तो वो ज़मीन जो कि म्यूनसिपलिटी का हिस्सा है वो उसमें नहीं, 1000 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 200 सॉरी 100 लिखा हुआ है, 200 स्क्वायर यार्ड, एक यार्ड में कितना होता है स्क्वायर फीट, एनीवन, एंड रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर फीट एंड अबव इन एरिया अदर देन दी नोटिफाइड एरिया, मतलब जो आपका एरिया अर्बन एरिया के पास वाला जिसको बोलते हैं सेमी अर्बन, मतलब उसको म्यूनसिपलिटी स्टेटस प्राप्त नहीं है, वो किसी म्यूनसिपलिटी वार्ड में नहीं आ रहा वो एरिया, तो वहाँ पर 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चारों करेक्ट हैं। ठीक है, 1 स्क्वायर यार्ड बराबर होता है 9 स्क्वायर फीट। ABCD करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? जी सर। क्वेश्चन नंबर 48। क्या आंसर होगा? अभी इतना स्पीड में पढ़ाने की आदत नहीं है मुझे, मतलब क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज़ तो फिर वही 20 क्वेश्चन हो पाएंगे 25। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्योंकि समझाएंगे एक एक करके तो टाइम लग जाएगा, लेकिन तो थोड़ा स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर जनरल्स के नाम दिए हैं, आपको पेयर करना है विद द ईयर। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क 1940, ये वाला है। ये दो ऑप्शन हेलमेट हो गए। उसके बाद आपका जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन, ये आपका 2015, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाकी ये जो लिखे हैं ना आप लोग लिख लेना, अगर आपके पास नोट्स में नहीं है, एग्ज़ाम में ये सब आता है, एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है, जर्नलिस्ट और उसका ईयर। क्वेश्चन नंबर 49, द बुक कम्युनिटी वर्क एंड सोशल वर्क इज क्रेडिटेड टू। कितने लोग हैं क्लास के अंदर? एक बार कोई चेक करके बताइए। 7 ज्वाइन तो बहुत लोग किए थे, पता नहीं समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि पता चला मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में फिर आप लोगों को कुछ बेनिफिट ना हो। क्वेश्चन हम लोग सब कर लें। सर आ रहा है समझ में। हाँ, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ठीक लग रहा होगा, अदरवाइज अगर आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे होंगे और मैं जल्दी कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो हो सकता है समझ में ना आए, तो इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए सो दैट कि यहाँ पर हम लोग क्लास के अंदर जल्दी जल्दी आंसर दे पाएँ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50, फर्स्ट स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया देश आज़ाद होने के बाद कौन सा है पहला स्कूल, पहला डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क? देखिए TSS तो आपका 1936 में बना था। शुरुआत हुई थी यहाँ पर जो सोशल वर्कर थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, कोई कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ था शुरुआत में, अगर स्टार्टिंग की बात करें TSS के अंदर। फिर बाद में डिफरेंट कोर्सेस आ गए, प्रोग्राम UG PG एंड PhD वगैरह। और आफ्टर इंडिपेंडेंट 1947 के बाद सबसे पहले आपका काशी विद्यापीठ बना 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो ये आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस है काशी विद्यापीठ, सी विल बी राइट आंसर। गुजरात विद्यापीठ 1965, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क
बताइए 90-40 आंसर्स में शायद गुजरात विद्यापीठ दिया हुआ था, कहाँ पे? जो क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने लगाए थे सेट में। अच्छा मॉक टेस्ट में, हाँ, मॉक टेस्ट में। ठीक है मैं करेक्ट कर दूंगा उसको अगर ऐसा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 50, क्योंकि ये तो आपको याद करना है कि सबसे पहले 1947 में काशी विद्यापीठ बना, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का मैं ऑप्शन करेक्ट कर दूंगा। सी करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन यहाँ तक रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे। और अभी देखिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जिनका क्वेश्चन था कि अभी क्या तैयारी, कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने जो कुछ पढ़ रखा है अभी, आज कौन सा डेट हो गया, 21 हो गया, और मान के चलिए हमारे पास 14 डेज़ है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो PY को डिस्कस कर रहे हैं ईयर वाइज, ये तो हम लोग 5-6 दिन में डिस्कस कर लेंगे, और बाकी के टाइम में थ्योरी रिवीजन करेंगे। तो ये मेरे तरफ से रहेगा। आप लोगों का काम है कि आप लोग के पास जो भी आपने पढ़ रखा है पहले से, उसका रिवीजन स्टार्ट करिए, रिवीजन करिए, चाहे आपका थ्योरी पार्ट हो या फिर PYQ या MCQ जो भी आपने लगाए होंगे, सॉल्व किए होंगे, एक बार आपको दोबारा देखना है उनको, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि इसलिए आप लोग मार्क करके रखना है कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, केवल उनको ही आपको रिवाइज करना है, क्योंकि दोबारा अगर पूरे 100 क्वेश्चन करोगे तो इतना टाइम है नहीं। तो थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छे से, और जो PYQ वगैरह सॉल्व किए हैं पहले से, तो उनके जो भी इनकरेक्ट आंसर थे आपके, उनको एक बार देख लेना है, सो दैट कि दोबारा एग्जाम अगर आ जाएगा तो वो करेक्ट होना चाहिए इस बार, ठीक है। और टाइम जितना आपके पास है, अगर आप जॉब करते हैं तो कोशिश करिए 3-4 घंटे और 5 घंटे तक 3-4 घंटे दीजिए, इतना ही दे पाएंगे। और जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, आपका 24 आवर स्टडी में होना चाहिए, ओके। बाकी का आप टाइम निकाल लीजिए सोने के लिए, और बाकी 5-8 घंटे 10 घंटे छोड़ के तो पूरा समय दीजिए स्टडी के लिए। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि हमारे पास ये करना है वो करना है। अभी टाइम कम है तो आप लोग अपना सोशल मीडिया वगैरह कुछ दिन के लिए ऑफ कर दीजिए, एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद फिर आराम से एंजॉय करना। तो आप यूनिट वाइज रिवीजन करना स्टार्ट करिए, और साथ साथ PYQ सॉल्व करिए, ठीक है। जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यही सॉल्व करते रहिए, यही सफिशिएंट है आपके लिए। जितना डेली आप 50 और 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये कम नहीं है, ओके। जैसे मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बहुत सारे गलत भी हो जाएंगे, जो कि हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग उस यूनिट को रिवाइज कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उस पर्टिकुलर यूनिट को। यही तरीका है। बाकी आप लोगों ने जो बनाया होगा नोट्स, आपको पता होगा आपने कौन सी यूनिट से कितने नोट्स बनाए हैं, कौन चैप्टर कवर किया है, उसको आप रिवाइज करिए। और जो कंपाइलेशन PDF दिया हुआ है उसको पढ़िए डेली, क्योंकि वो सब फैक्ट्स है। फैक्ट्स को आप डेली पढ़ेंगे तब एग्ज़ाम तक आपके दिमाग के अंदर 60-70% रहेगा वो, ओके। और जो रिवीजन PDF मैंने शेयर किया हुआ है उसको पढ़ लीजिए डेली। डेली 1 यूनिट पढ़िए, ज़्यादा नहीं है, 4-5 पेज होगा हर एक यूनिट के अंदर, तो आप डेली पढ़ पाएंगे। और रिवीजन PDF को तो कम से कम 5-6 बार पढ़ना है आपको एग्ज़ाम से पहले, 5-6 बार कम से कम, ठीक है। इतनी बार कंपाइलेशन PDF पढ़ना है, दिमाग में छप जाना चाहिए। भले ही आपके एग्ज़ाम के बाद भूल जाएं, पूरा कोई इशू नहीं है। एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम सेंटर तक वहाँ पे बैठेंगे, वो तब तक याद रहना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उसको रट लो, या मुझसे पूछ लो, अगर वो समझ आने वाली होगी तो मैं बता दूंगा, या फिर वो रटने वाला है, फैक्चुअल डेटा है तो आप रट लीजिए उसको, ओके। जब तक एग्ज़ाम हमारा हो रहा है तब तक तो दिमाग के अंदर रहना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, खूब टाइम दीजिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों। पेपर 1 में आपका जो मैथमेटिकल पार्ट है, DI वगैरह है, उसको सॉल्व करिए डेली कम से कम 5, ओके। मैथ वाला पार्ट एक पैसेज डेली सॉल्व करिए, किसी भी पेपर 1 से या पेपर 2 से, और प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग होगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, देखते हैं। पहली बार रिकॉर्ड किया है मैंने ये से OBS स्टूडियो से, इसके साथ देखते हैं कितना रिकॉर्ड हुआ, कैसा वॉइस आया हुआ है, मैं देख लूँगा, उसके बाद अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, और कल मॉर्निंग में क्लास होगा कि नहीं होगा मैं बता दूँगा, क्योंकि अभी तो देखना पड़ेगा फिर सुबह जाग पाते हैं कि नहीं, ठीक है। हम आपको 1 घंटे में बताते हैं, सुबह क्लास होगा तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूँगा। फिर भी सर सुबह होगी तो कितने बजे होगी टाइमिंग? अगर क्लास होगी तो 6:30 बजे के बाद होगी, 6:30 के, हाँ 6:30 से लेके 8 बजे तक, ओके सर। ठीक है। ओके गाइज, गुड नाइट एवरीबॉडी, एंड
आप लोग क्लास ज्वाइन करिए डेली, एटलीस्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। एटलीस्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे, क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो जो पी वाई क्यू डायरेक्ट आते हैं वो तो आप सॉल्व कर ही पाएंगे।